Welcome class 9th in online classes of science. Again welcome. We are studying why do we fall in, that is chapter number 13 in your book. In this chapter we have studied in last online class about principles of treatment. We have studied about principles of treatment. In principle of treatment we have studied how any disease could be treated, how any disease could be treated, how we can treat any disease. तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में दो बातों का ध्यान हमको रखना चाहिए. पहला, हम वो डिजीज़ जिस पैथोजन से हुई है उस पैथोजन के इफ़ेक्ट को उस ऑर्गन में कम करें, याद आ रहा है. और दूसरा हमने पढ़ा था कि बाई किलिंग द माइक्रोब्स बिकॉज ऑफ विच दिस डिजीज ऑकर्स. ठीक है जी. तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. थोड़ा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दिमाग में आ रही है, वो आपको बता देते हैं. पहला जो हमने बताया आपको वो ये बताया कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है. सबसे पहले ये दो तरीके से होता है. एक होता है, पहला स्टेप इसका है बाय मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब या पैथोजन लिखते हैं. ये पहली बात. और दूसरी बात, बाय किलिंग द पैथोजन. ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है. तो क्या करते हैं कि जो उस डिजीज़ की वजह से जो सिम्टम्स आए हैं, उस पैथोजन ने जो डिजीज़ क्रिएट की है, जो डिजीज़ कॉज की है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आए हैं, जैसे सिम्टम्स में हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो सकता है बॉडी पेन हो, बॉडी एक जिसको बोलते हैं, हो सकता है ये हो, या हो सकता है कि पेन इन अफेक्टेड एरिया हो, ये भी हो सकता है. अफेक्टेड एरिया में पेन हो सकता है. ठीक है. स्वेलिंग हो सकती है, उसमें पस बन सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो जब हम सिम्टम का ट्रीटमेंट करते हैं, पहला वाला मिनिमाइज द इफेक्ट वाला जब हम करते हैं, तो क्या करते हैं, हम इन सिम्टम्स को कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं. इन सिम्टम्स को हम डिक्रीज करते हैं. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू दैट पर्सन. ठीक है जी, डिक्रीज कर दिए. तो इस तरह के रिलीफ को हम कहते हैं सिम्प्टोमेटिक रिलीफ कहते हैं इसको. इससे सिम्टम्स मिनिमाइज होते हैं. लेकिन डिजीज़ क्योर नहीं होती इससे. डिजीज़ क्योर नहीं होती. डिजीज़ कैसे क्योर होगी? डिजीज़ क्योर होगी जब हम उस पैथोजन को किल कर देंगे तब. ठीक है जी. अब पैथोजन अगर बैक्टीरिया है, मान लेते हैं ये पैथोजन बैक्टीरिया है, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक अगर प्रोवाइड कर दें, ए बी लिख दे रहे हैं, इसका मतलब एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीबायोटिक अगर हम प्रोवाइड कर दें तो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है वो किल हो जाएगा. ठीक है जी. अगर ये प्रोटोजोन है, प्रोटोजोआ है कोई, मान लेते हैं अमीबा है, अमीबा भी डिजीज कॉज करता है ना, प्लाज्मोडियम भी डिजीज कॉज करता है. अमीबा, दो तरह की डिजीज हमारे भीतर अमीबा कॉज करता है. पहली बात ये जान लीजिए, आप लोग क्लास 9th में ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिए. द स्पीसीज ऑफ अमीबा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, हमेशा उसको एंट अमीबा लिखा जाता है. अगर किसी अमीबा के नेम के पहले उसमें एंट आ गया, ENT, एंट आ गया, और उसके बाद अमीबा लिखा गया, तो इसका मतलब वो डिजीज कॉजिंग अमीबा है. ठीक है जी. ये डिजीज कॉजिंग अमीबा हमारे भीतर दो तरह
से डिजीज कॉज करता है। एक अमीबा की स्पीसीज है जिसको हम कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका ये अमीबा कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। This species of amoeba and amoeba histolytica is responsible for causing amoebic dysentery in human body, and ant amoeba histolytica is present in our large intestine. It is pathogen. ठीक है जी। दूसरा जो अमीबा का स्पीसीज हमारे भीतर डिजीज कॉज करता है उसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, GINGI gingivalis. This species of amoeba is responsible for causing pyorrhea in our gums. जरूर जानते होंगे इस डिजीज को। हमने बताया है एक बार आप लोगों को टीथ के बारे में, ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ के बारे में कहा गया है कि ये थीकोडॉन्ट टीथ होता है ह्यूमन बीइंग में। और थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि जब टीथ हमारे बोन के सॉकेट में एम्बेडेड हो, ऐसे सॉकेट बोन का हो, उस सॉकेट में ये बोन धंसा हुआ हो, एम्बेडेड हो। इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि हमारा टीथ इधर उधर हिलेगा नहीं। ठीक है जी। तो इसी गम में कभी कभी एंट अमीबा जिंजीवेलिस के प्रेजेंस की वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं पायरिया। इस पायरिया डिजीज़ में क्या होता है, हमारे गम्स की पकड़ उस टीथ पे कम हो जाती है, मजबूत नहीं रहती है। नॉट स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग अपॉन द टीथ बाई गम्स, ये नहीं रह जाता। तो इससे क्या होगा, पकड़ बहुत मजबूत नहीं रहेगी टीथ पे अगर गम्स की, बोन्स की, तो क्या होगा, बिना मतलब का टीथ हमारा इधर उधर जाएगा। और जब हमारा टीथ इधर उधर हिलेगा तो हमको पेन होगा। ठीक है जी। यही एंट अमीबा जिंजीवेलिस का नंबर जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो पस के पैकेट्स बन जाते हैं और उन्हीं को ऑपरेट किया जाता है, जिससे हमारा ये डिजीज़ ठीक होता है, क्योर होता है। ठीक है जी। पायरिया के बारे में इतना कुछ हमने बता दिया आपको। पायरिया इज ए डिजीज ऑफ ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय एंट अमीबा जिंजीवेलिस। दिस एंट अमीबा जिंजीवेलिस इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, स्पेशली इन आवर गम्स। क्लियर हुआ? तो 2 अमीबा are responsible for causing disease in human beings. First one is ant amoeba histolytica, which is responsible for causing amoebic dysentery in human beings, and this amoeba present in large intestine. And second one is ant amoeba gingivalis, which is responsible for causing pyorrhea in human beings and present in gums. ठीक है जी। अब हम ये कह रहे थे कि अगर अमीबा बैक्टीरिया को किल करना है तो हम एंटीबायोटिक दे दिए, ठीक है। और अगर इस अमीबा को किल करना हो तो हम एंटीप्रोटोजोन दे देते हैं। एंटीप्रोटोजोन, इसको एंटीबायोटिक। और अगर प्रोटोजोआ से कोई डिजीज हो रही है तो हम इसमें एंटीप्रोटोजोन दे देते हैं जी। एंटी का मतलब होता है रिवर्स, फॉर किलिंग। तो एंटीबायोटिक का मतलब जो एंटीबैक्टीरियल का मतलब जो बैक्टीरिया को किल करे वो केमिकल, और एंटी प्रोटोजोन का मतलब जो प्रोटोजोआ को किल करे वो केमिकल, वो सॉल्ट। यहीं पे कभी कभी उल्टा होता है। प्रोटोजोआ को किल करने वाला सॉल्ट हम जानबूझ के या गलती से खा लेते हैं जब बैक्टीरिया को किल करना होता है, और बैक्टीरिया को किल करने वाला सॉल्ट भूल से या जानबूझ के हम खा लेते हैं जब प्रोटोजोन को किल करना होता है। क्या वो काम करेगा जी? काम नहीं करेगा, क्योंकि जो सॉल्ट आपने यूज़ किया है, वेदर दे आर अ ग्रुप ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सिन, एमॉक्सिसिलिन, दीज ऑल आर द नेम्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये प्रोटोजोआ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये केवल बैक्टीरिया को किल करेगा। लेकिन जब हम एंटी प्रोटोजोल खाएंगे तो वो सिर्फ प्रोटोजोआ को किल करेगा, वो बैक्टीरिया को नहीं किल करेगा। इस बात को ध्यान में हमेशा रखिएगा। प्रोटोजोआ का मतलब सिर्फ अमीबा नहीं होता, खाली अमीबा ही नहीं है जो हमारे भीतर डिजीज कॉज करता है। एक और ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ फाइलम का, जो हमारे भीतर डिजीज कॉज करता है। उस ऑर्गेनिज्म का नेम है, क्या नेम है जी? इसका क्या नेम है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया।
इन ह्यूमन बीइंग्स। इसको भी किल करना है अगर प्लाज्मोडियम को, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एंटीप्रोटोजोअल लेना पड़ेगा। एंटीबायोटिक लेने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे प्यास लगी है तो पानी पीना पड़ेगा जी, पकौड़ी खाने से नहीं काम चलेगा। प्यास लगी है तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमारे कहने का सेंस ये है कि एक्चुअल सिलेक्शन ऑफ ड्रग that help us to kill the microbe, हमको एक्चुअल सिलेक्शन करना चाहिए उस सॉल्ट का, उस ड्रग का, जो उस पर्टिकुलर माइक्रोब को किल कर सके, तब हम उसको किल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं किल कर पाएंगे। ये सारी बातें आपकी बुक में दी हुई हैं, लेकिन एक्सप्लेन करना हमारा काम है। हम एक्सप्लेन कर देना, बुक से समझ में नहीं आएंगी ये चीज़ें। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाई इट सेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज विल नॉट बी क्योर्ड। ये लिखा हुआ है कि अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं उस पर्सन को, सिम्टम के बेस पे अगर हम रिलीफ देते हैं, बस ना बने, स्वेलिंग ना हो, इफेक्टेड एरिया में पेन ना हो, बॉडी एक ना हो, इन्फ्लेमेशन ना हो, इसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती है, वही बॉडी एक को भी दूर करती है, वही पेन को भी दूर करती है। और स्वेलिंग के लिए हम NSAID यूज़ करते हैं। NSAID का मतलब होता है, स्वेलिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं NSAID। इसका पूरा नाम है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये स्वेलिंग को दूर करता है और पस दूर होता है केवल और केवल एंटीबायोटिक से। ठीक है जी, ये था सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में। उसके आगे आपकी बुक में लिखा, अगर हम सिम्टोमेटिक रिलीफ दें उस पेशेंट को, उस पर्सन को, तो क्या होगा? पैथोजन किल नहीं होगा, डिजीज क्योर नहीं होगी। उसके बाद लिखा हुआ है बुक में कि these pathways will not be used by us either. For example, our cells may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway. जो कहने का मतलब ये है, बुक में क्या लिखा हुआ है कि जो बुक में ये लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के भीतर जो मैकेनिज्म चलता है, मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे है मेटाबॉलिज्म। तो बैक्टीरिया के भीतर जो मेटाबॉलिज्म चलता है, जिससे बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, जिससे बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है, वो मैकेनिज्म, वो मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बीइंग में नहीं चलता जी। डिफरेंट होता है ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिज्म, सबसे डिफरेंट है ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिज्म। तो हमको ये पता है कि बैक्टीरिया में किस तरह का मैकेनिज्म चलता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। ये सारी बात हमको पता है। तो हम क्यों ना कोई ऐसा ड्रग सेलेक्ट करें, चूज़ करें, जो बैक्टीरिया के इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ख़त्म कर सके। उससे हमको हार्म भी नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हम अपने मैकेनिज्म को, अपने टिश्यू के, अपने सेल के भीतर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको चेक करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग नहीं ले रहे हैं। हम बैक्टीरिया के भीतर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है बैक्टीरियल सेल के भीतर, उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग ले रहे हैं। इस तरीके से बैक्टीरिया का मैकेनिज्म जब ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और जब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी डिजीज़ क्योर हो जाएगी। जी, ये बात समझ में आ रही है? आ रही है समझ में सबके? चलिए, रिया चौधरी क्लियर है? चलिए आगे लिखा हुआ आपकी बुक में, वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मेक, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप बुक ओपन करके बैठा करिए। जब भी हम पढ़ाते हैं बुक ओपन किए रहा करिए। ये पेज नंबर 185 पे है, पेज नंबर 185 पे देखिए। वन रीजन वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own. एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबैक्टीरियल बनाना बहुत इजी है और एंटीवायरल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। कभी आया तो नहीं है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन कभी नहीं आया, इसलिए इस बार आ सकता है। ठीक है जी, क्यों एंटीवायरल बनाना? इतना दिन हो गया कोविड-19 से हम लोगों को जूझते हुए, नहीं आई मेडिसिन, नहीं आया वैक्सीन। क्या रीज़न है? क्या रीज़न इसका हो सकता है? हम तो बहुत पहले से इस बात पे हम रिसर्च कर रहे थे कि ऐसा क्यों। बुक में दूसरी बात लिखी हुई है
और पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि बस 16 दिन में, बस 4 तारीख को, बस 16 तारीख को आ जाएगा, 21 तारीख को आ जाएगा। नहीं, आएगा नहीं, इतना ईजी नहीं है ये। 4 साल, 5 साल, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स से पहले इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? एक प्रिडिक्शन हम कर रहे हैं। ये मत कहिएगा कि सर ने कहा था। सर ने इसलिए कहा था कि आज तक जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं, एक बात बता देना चाहते हैं आपको, वैक्सीन हमें ज़्यादातर वैक्सीन्स बनती हैं वायरस के अगेंस्ट। जितनी डिजीज़ हमको वायरस से होती है उसी की वैक्सीन बनती है ज़्यादातर। जैसे एंटी रेबीज़ वैक्सीन, रेबीज़ वायरस से होता है। जैसे स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो हम लोग चेचक का टीका लगवाते हैं, वो आपका स्मॉल पॉक्स भी वायरल डिजीज़ है जी, है। जैसे अभी जल्द ही एक वायरल डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉज हो रही थी, जिसका वो एडवर्टीजमेंट अमिताभ बच्चन कर रहे थे, MMR, ठीक है। रुबेला और मीज़ल और मम्स, इन 3 डिजीज़ से छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ होने के लिए वो वैक्सीन है MMR, ठीक है जी। मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। फिर अभी एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है अपनी कंट्री में, जिसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। क्योर नहीं है, ये जितना हम बता रहे हैं किसी का क्योर नहीं है। वैक्सीन्स आई हैं, जिसको हो गया वो क्योर नहीं होगा, जिसको नहीं हुआ है वो वैक्सीन से थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस भी एक वायरल डिजीज़ है जो लीवर में होती है। किसी वर्ड में अगर हेपा लगा हो शुरू में, HEPA, तो उसका मतलब लीवर होता है। तो हेपेटाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन इन लीवर। और अपनी कंट्री में जो हेपेटाइटिस की टाइप है वो हेपेटाइटिस B है। कई तरह का होता है, ABC। अपनी कंट्री में जो हेपेटाइटिस होता है उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस B, ठीक है जी। ये भी वायरल डिजीज है। एंड ड्यू टू दिस रीजन दैट दिस डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, देयर इज नो एनी मेडिसिन मेड टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस पैथोजन, ठीक है जी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं क्यों इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक एंटीवायरल ड्रग इन कंपैरिजन टू एंटीबायोटिक। क्यों, ऐसा क्यों? अब ये भी बात हुई है कि बैक्टीरिया आर हैविंग देयर ओन बॉडी मैकेनिज्म, देयर ओन बॉडी मेटाबॉलिज्म। उनका अपना अलग होता है बॉडी मैकेनिज्म, ठीक है जी। वो किसी होस्ट के भीतर जब एंटर करते हैं तो होस्ट से केवल न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं और मेटाबॉलिज्म अपना करते हैं, अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म करते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम उस बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को क्या करें, डिसक्रिएट कर दें। जो उसने क्रिएट किया है उसको हम डिसक्रिएट कर दें, तो वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। बस बैक्टीरिया किल हो जाएगा ना। बैक्टीरिया की सेल वॉल को अगर हम किल कर दें तो बैक्टीरिया की सेल वॉल रप्चर हो जाएगी, और इस तरह से भी बैक्टीरिया को किल किया जा सकता है। लेकिन तो इसीलिए एंटीबायोटिक्स बनाना इजी है, क्योंकि हमको बैक्टीरिया के भीतर कैसा मेटाबॉलिज्म होता है वो पता है पहले से। उसकी एक बॉडी है, उसकी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है, एक सेल वॉल उसमें होता है, भीतर उसके न्यूक्लियस होता है कि न्यूक्लियॉइड होता है उसके भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्परेटस, सारी चीज़ें होती हैं। और वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है ये भी हमको पता है। इसलिए बहुत इजी है एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल बनाना, लेकिन एंटीवायरल बनाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। क्यों? क्योंकि वायरस की बॉडी का कोई शेप नहीं होता। आपकी बुक में शेप दिया हुआ है, ये मत समझिएगा कि हम गलत कर रहे हैं। ये बॉडी का शेप नहीं होता। इसका मतलब ये है कि वायरस अगर कहीं पे अकेले है, किसी लिविंग थिंग से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अटैच नहीं, मतलब पैरासाइट अलग है और होस्ट अलग है। पैरासाइट यहाँ हम वायरस को कह रहे हैं, तो वायरस कोई एक्ट नहीं करेगा, ना न्यूट्रिशन करेगा, ना रेस्पिरेशन करेगा, ना रिप्रोडक्शन करेगा, ना मेटाबॉलिज्म करेगा, ना उसको किसी चीज़ की नीड है। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है किसी लिविंग बॉडी में, किसी लिविंग होस्ट की सेल्स में जैसे ही पहुंचता है, तो उस लिविंग सेल के मेटाबॉलिज्म को वो वायरस अपना मेटाबॉलिज्म बना लेता है और तुरंत उसका रिप्रोडक्शन होने लगता है, उसके भीतर मेटाबॉलिज्म होने लगता है, वायरस के भीतर वो एनर्जी ऑब्टेन करने लगता है और उसके भीतर एक्सक्रीशन, सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती हैं। कब? जब वो वायरस लिविंग होस्ट के भीतर पहुंचता है तब।
अब हम ड्रग बनाएं तो कैसे बनाएं? अपने ही सेल को किल करने के, अपने ही सेल के मेटाबॉलिज्म को डिस्क्रिएट करने के लिए हम मेडिसिन बनाएं तो किल कौन होगा? वायरस किल होगा? जी नहीं, हमारी सेल किल होगी, हमारी सेल किल होगी यहाँ पे, क्योंकि वायरस जब हमारी सेल में पहुँचेगा तो हमारी सेल के मेटाबॉलिज्म को अपना मेटाबॉलिज्म बना लेगा। तो हम अगर कोई ड्रग बनाएंगे, एंटीवायरल ड्रग, तो अपनी ही सेल को किल करने का बनाएंगे, क्योंकि अपनी सेल जब किल करेंगे तभी वो वायरस किल होगा, और ये हम कर नहीं सकते। अपनी ही सेल को हम क्यों किल करेंगे जी? लिविंग सेल को हम किल करेंगे? कोई कहे उंगली कटवा दो, झूठ में कटवाओगे? कभी नहीं कटवाओगे। तो ड्यू टू दिस रीजन, इसका आंसर लिखेंगे कैसे? हमने समझा तो दिया, आपकी समझ में आ भी गया, लेकिन इसको लिखेंगे कैसे कॉपी में? इसका आंसर अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे कि सिंस viruses don't have their own body mechanism, viruses don't have their own metabolism, when they enter into host body, only then they become active, so it is very difficult to make antiviral medicine. ये बात क्लियर हुई आपको? अब इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। पूरा ट्रीटमेंट हमने बता दिया, अब आते हैं प्रिवेंशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है? कोई डिजीज हमको ना हो, इसके लिए अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना ही प्रिवेंशन। तो शायद ये लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। आपने अक्सर जितने भी डॉक्टर्स आपके आसपास होंगे, या कभी आप गए होंगे डॉक्टर के यहाँ अपने आप को दिखाने, या मदर को या फादर के साथ कभी भी गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे और आपकी बुक में भी, और कभी कभी स्लोगन आपकी मोबाइल में भी आता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर लिखा होता है। जी, लिखा होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। डिजीज़ को क्योर करने से अच्छा है कि उस डिजीज़ से अपने आप को हम प्रिवेंट किए रहें, वो डिजीज़ हमको हो ही ना। ये बहुत अच्छी बात है, हमको डिजीज़ ना हो, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये बात। लेकिन जब हो ही जाए वो डिजीज़, तब को हमको फिजिशियन के पास जाना ही पड़ेगा, उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो हमेशा हमको प्रिवेंशन की सोचनी चाहिए। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? आपकी बुक में लिखा हुआ है ऑल ऑफ व्हाट वी हैव talked about so far deals with how to get rid of an infection in someone who has the disease। अभी तक जो भी बात हम लोगों ने की है, वो हम लोगों ने ये बात की है कि अगर कोई इन्फेक्शन किसी माइक्रोब से हो जाता है हमको, तो उस इन्फेक्शन से हम गेट रिड ऑफ कैसे हो, ये बात अभी तक हम लोग किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वो इन्फेक्शन हमको हो ही ना, ठीक है। बट देर आर 3 limitations of this approach to dealing with infectious disease। 3 लिमिटेशन है किसी डिजीज़ को क्योर करने की। आपकी बुक में 3 लिमिटेशन लिखी है। पहली लिमिटेशन लिखी है कि द फर्स्ट इज़ दैट वंस समवन हैज़ अ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। जब आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये हम अपने से नहीं कह रहे हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, किसी को एक डिजीज़, कोई भी डिजीज़ जब हो जाती है और उस पेशेंट को रिकवर किया जाता है, तो वो कंप्लीट क्योर नहीं होता जी। 90%, 92%, कभी कभी 95% क्योर हो जाता है, लेकिन 5% वो ऑर्गन उसका डैमेज ही रह जाता है जिसमें डिजीज़ हुई थी। ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है पहले वाले का, प्रिवेंशन का नहीं, ट्रीटमेंट का। आगे लिखा हुआ है मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली लिखा हुआ है। सेकेंड इज़ दैट treatment will take time, which means that someone suffering from a disease is likely to be bedridden for some time, even if we can give proper treatment। Proper treatment हम दे रहे हैं किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसके बावजूद वो पेशेंट तुरंत ठीक नहीं होता, वो कंप्लीट रेस्ट पे रहता है, बेड पे रहता है, और उसको सारे काम का नुकसान होता है। ठीक है जी, हम ट्रीटमेंट तो दे ही रहे हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 15 दिन, कभी कभी महीनों लग जाते हैं उसको ठीक होने में।
तो वो उसका नुकसान। थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड इज दैट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर पीपल, दिस लीड टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अबव डिफिकल्टीज, इट इज़ बिकॉज ऑफ सच रीजन दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज बेटर देन देयर क्योर। और थर्ड जो लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि उस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसको इन्फेक्शस डिजीज़ हुई है, जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट मान लीजिए 10 दिन 15 दिन का कोर्स है उसका, 10 दिन 15 दिन में मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो 90% 95% लेकिन ठीक हुआ, लेकिन उस दौरान उस 10-15 डेज़ के भीतर वो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। जो पैरासाइट उस इन्फेक्टेड पर्सन के भीतर है वो हेल्दी पर्सन के भीतर जा सकती है और मल्टीप्लाई कर सकती है। तो क्या हुआ जी, हमने ट्रीटमेंट भी किया लेकिन पैथोजन दूसरी हेल्दी बॉडी में भी चला गया, उसको भी इन्फेक्ट कर दिया, पैथोजन का मल्टीप्लिकेशन हुआ। हमारे ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा, क्योर तो हुआ नहीं। इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये यहाँ पे आपका एक पैराग्राफ इसमें ख़त्म हो रहा है। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 185 में हम नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होमवर्क आपको दे रहे हैं, रिवाइज पेज 184 एंड 185। ये आपको रिवाइज करना है। इफ देर इज एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर फीलिंग एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग in any topic, then you are welcome on my personal WhatsApp number. ठीक है, do your homework in time, revise the topic. This is all for today. Stay home and be safe, students. Thank you, class 9. Thank you.